हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं मोहकम सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो अपने पढ़ रहे हैं बेटा आपकी क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर। तो जैसे कि आपको पता है, अगर आप अच्छे से कॉन्टिन्यूसली वीडियोस देख रहे हैं तो आपकी प्रूडेंस बुक के शॉर्ट स्टोरीज अपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 6 शॉर्ट स्टोरीज थी बेटा, अलग अलग फेमस राइटर्स की, जो अपने पढ़ चुके हैं और कैसे लिटरेचर का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर अपने देख चुके हैं, ठीक है। तो अभी लिटरेचर की और ब्यूटी देखेंगे, अदर साइड ऑफ द लिटरेचर। वी हैव रेड स्टोरीज, नाउ इट्स टर्न टू पोएट्रीज। तो पोएट्री सेक्शन शुरू कर रहे हैं। तो आपकी जो प्रूडेंस बुक है आपके सिलेबस में है बेटा, तो उसमें जो पोएट्री सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 10 पॉइंट्स हैं आपकी बुक में, तो उससे क्वेश्चन आंसर आएंगे, स्टैंजा भी आता है, ठीक है। तो दूसरी तरफ है आपके एक अनसीन पोएट्री सेक्शन भी आता है, जो 6 या 7 नंबर का आपके आता है हर बार। अनसीन पैसेज के साथ एक अनसीन पोएट्री भी आती है इंग्लिश लिटरेचर में। तो अभी अपने सीन है, यानी कि जो आपके ऑलरेडी गिवन है 10 पॉइंट्स हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं अपनी पहली पॉइंट से, जो बहुत ही फेमस, यूनिक एंड यू कैन से वंडरफुल पोइट थे, राइटर थे। उनकी ही पोइम है, जिनके बारे में अपने ऑलरेडी लिटरेरी टर्म्स में चर्चा कर चुके हैं, और उनका नाम है जॉन डन। जो पोइम शुरू करने जा रहे हैं वो जॉन डन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है बेटा। थोड़ा याद करो, जॉन डन का नाम अपने कहां लिया था? जॉन डन का नाम अपने कनेक्ट किया था बेटा मेटाफिजिकल, ठीक है। जॉन डन का प्यारे बच्चों जो जन्म हुआ वो हुआ 22 जनवरी 1572, 1572, 22 जनवरी 1572, 22 जनवरी 1572। ओके, कहां हुआ प्यारे बच्चों? इंग्लैंड में हुआ। वो किस परिवार में जन्मे थे? वो जन्मे थे रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्मे थे। बाद में वो कन्वर्ट हो गए एंग्लिकनिज्म। ये थोड़ा सा कैथोलिज्म से हटकर एक अलग टाइप है धर्म का। पहले वो रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्मे, ठीक है। रोमन कैथोलिक वो होते हैं जो मिस मैरी को फॉलो करते हैं, जीसस को फॉलो नहीं करते। होते क्रिश्चियन है लेकिन जीसस को फॉलो नहीं करते, मिस मैरी को फॉलो करते। तो रोमन कैथोलिक फैमिली में उनका जन्म हुआ। बाद में उन्होंने एंग्लिकनिज्म को फॉलो कर लिया और सारी उम्र वो डीन बन के रहे। किस चीज के डीन बन के रहे बेटा? सेंट पॉल्स चर्च। सेंट पॉल्स चर्च, सेंट पॉल की जो चर्च थी बेटा, उसके वो डीन बन के रहे। तो जॉन डन थे। 22 जनवरी 1572 को उनका जन्म होता है। कहां होता है? इंग्लैंड में होता है। रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्म लेते हैं, एंग्लिकनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर सेंट पॉल्स चर्च के डीन बनकर ही उनकी डेथ होती है। यानी कि वो लाइफ टाइम उसके क्या रहते हैं प्यारे बच्चों? डीन रहते हैं। क्लियर? तो उनको जाना जाता है द फादर ऑफ मेटाफिजिकल लिटरेचर। फादर ऑफ मेटाफिजिकल लिटरेचर। इन्होंने मेटाफिजिकल शुरू तो इन्होंने की थी, लेकिन इन्हें पता नहीं था, भी शुरू कर दी है। मेटाफिजिकल का नाम किसने दिया था अगर याद हो तो भाई? सैमुअल जॉनसन। सैमुअल
जॉनसन ने नाम दिया था किसका बेटा? मेटाफिजिकल का। मेटाफिजिकल क्या था? मेटा यानी कि बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंस से बियॉन्ड, यानी कि जो बातें फीलिंग की, डिवाइन की, लव के बारे में जो भी कुछ चर्चा की जाती है, दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिकल। इनके जो काम है वो अलग अलग फील्ड में रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे होली सोनेट्स लिखे हैं, यानी कि भगवान वाले शब्द, आरती, या अपने आपके भारतीय भाषा में, जैसे इंडियन लैंग्वेज में, हिंदी में आप उसे आरती कह सकते हैं, भक्ति छंद कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वर्सेस लिखे हैं, लव सीरीज लिखी है बहुत सारी बेटा, और सेक्रेड पोएम्स लिखी हैं, यानी कि पवित्र। तो इन एरियाज में, इन फील्ड में जॉन डन का काम बहुत ही प्रेज वर्दी है, यू कैन से, कि हॉली सोनेट्स, वर्सेस, लव सीरीज, सेक्रेड पोएम्स इन्होंने अलग अलग लिखी है। तो इनके जो फेमस ग्रुप ऑफ पोएम्स, या कह लो जो एक वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम है आप कह सकते हैं कि यानी ग्रुप ऑफ पोइम हो सकता है, ग्रुप ऑफ स्टोरीज हो सकता है। तो जो किताबें छपती रही हैं, इनके पब्लिकेशंस होती रही हैं, वो जो फेमस थी, तो एक का नाम था बेटा सटायर्स, देखिए स्टायर्स की वॉल्यूम बहुत फेमस रही है, और सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स बहुत ही फेमस रही है। जॉन डन मेटाफिजिकल के पॉइंट थे, उन्होंने हॉली पोइम्स लिखी हैं, हॉली सोनेट्स, सेक्रेड पोइम्स, वर्सेस, लव सॉन्ग्स लिखे हैं, और सटायर्स एंड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इनकी फेमस वॉल्यूम थी। मेटाफिजिकल जैसे बेटा आपको पता है कि बियॉन्ड द फिजिकल अप्रोच, तो बियॉन्ड द फिजिकल अप्रोच जानना कोई आसान बात नहीं है, यानी कि एक साधारण व्यक्ति की सोच मेटाफिजिकल नहीं हो सकती, वो बियॉन्ड द फिजिकल अपीयरेंस, बियॉन्ड द फिजिकल लिमिट्स नहीं सोच सकता। तो उसके लिए वो ऑब्वियसली वो क्या रहे होंगे? इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, ब्रिलियंट माइंडेड पीपल। तो जो मेटाफिजिकल पॉइंट्स होते थे वो इंटेलेक्चुअली थिंक करते थे, यानी कि बहुत ही मनन ध्यान से और होशियारी से उनका दिमाग चलता था। वो किसी भी चीज से ऐसा एग्जाम्पलीफाई किसी चीज को कर देते थे कि इट वाज इम्पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू डू दैट। किसी भी आम साधारण व्यक्ति के लिए ऐसा करना मुश्किल होता है, जैसा वो एग्जाम्पल, या कह लो वो एक किसी भी चीज को एग्जाम्पलीफाई कर सकते थे, ठीक है, उदाहरण प्रस्तुत कर सकते थे। तो ऐसे थे भाई जॉन डन। दिस इज ऑल अबाउट अवर राइटर, यू कैन से पोइट। नाउ वी मूव ऑन टू अवर पोएम, जो आपके प्रूडेंस के सिलेबस में है, फर्स्ट पोएम। तो प्यारे बच्चों, आप बुक को अपने हाथ में ले लें, ठीक है, यहीं रोक लें बुक, अगर आपके पास नहीं है तो बुक, पहले बुक का प्रबंध करें, फिर इस वीडियो को चलाएं। तो आपकी जो पोइम है उसका बेटा नाम है अ लेक्चर अपॉन द शैडो, अ लेक्चर अपॉन द शैडो, यानी कि छाया पर एक लेक्चर। शैडो यानी कि परछाई, छाया बेटा, ठीक है, परछाई पर एक लेक्चर। तो शुरू करते हैं। आप हैरान हो जाओगे कि कोई इनके लिखने के बाद तो अपने सोच ही सकते हैं, वाह जी वाह क्या बात है, ठीक है, अच्छी बात है, लिख दिया, ठीक है। लिखने से पहले ऐसा सोचना इम्पॉसिबल होता है, यानी कि पहली बार जब तक ये काम नहीं हुआ होता तब तक इम्पॉसिबल होता है। जब मेटाफिजिकल वाले लिख देते हैं तो फिर तो अपने को भी समझ आ ही जाता है, ठीक है, अभी मान लेते हैं, अभी एग्जाम्पलीफाई कर दिया। लेकिन अगर अच्छे से अपने दिमाग पे जोर डाल के सोचोगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज ब्रिलियंस एंड इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ द मेटाफिजिकल पॉइंट्स। ओके, तो अब शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। वो शुरू करता है, स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव इन लव्स फिलॉसफी। वो कहता है शांत खड़े रहो और मैं उसे पढ़कर सुनाऊंगा। शांत खड़े रहो और मैं उसे पढ़कर सुनाऊंगा। एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, थर्ड पर्सन। शांत खड़े रहो और मैं उसे पढ़कर सुनाऊंगा। अ लेक्चर, एक व्याख्यान, लव
इन लव्स फिलॉसफी, प्यार पर, प्यार की ही भाषा में, प्यार की ही दर्शन शास्त्र में, ठीक है। लव इन लव्स फिलॉसफी, लव को लव से ही एक्सप्लेन करूंगा। These 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went. वो 3 घंटे, these 3 hours, जो 3 घंटे that we have spent, हमने साथ में गुजारे, यानी कि वो चर्चा कर रहा है जॉन डन और कह रहा है कि मैं देखो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं प्यार के बारे में, प्यार की भाषा में, प्यार से ही। तो अपने जो 3 घंटे साथ में बिताए हैं, मान लो वो अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ में है और उसको कह रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। और कह रहा है कि हमने जो साथ में 3 घंटे बिताए हैं, वॉकिंग हेयर 2 शैडोज वेंट, यहां चलते चलते 2 छाया 2 परछाइयां चली गई हैं। 2 शैडोज वेंट। रिपीट करता हूं बेटा, these 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went। जो 3 घंटे हम यहां घूम रहे हैं, 3 घंटे यानी कि वो 3 समयों का विवरण कर रहा है, 3 घंटे नहीं 3 समयों का विवरण कर रहा है, 3 अलग अलग टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ द डे, डेज के 3 पार्ट, ठीक है। आगे स्टोरी चलेगी यानी पॉइंट चलेगी तो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से। वॉकिंग हेयर 2 शैडोज वेंट, यहां चलते चलते 2 परछाइयां जा चुकी हैं, यानी कि ऑलरेडी व्यतीत बीत चुकी है, पास हो चुकी है। अलॉन्ग विद अस, हमारे साथ, यानी कि हमारे साथ हम चल रहे हैं, हमारे साथ साथ 2 परछाइयां ऑलरेडी जा चुकी हैं। विच वी अवरसेल्व्स प्रोड्यूस्ड, जो हमने ही पैदा की थी। बेटा परछाई अपने आप पैदा नहीं होती, कोई चीज होती है तो उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो परछाई पैदा होती है। खाली ग्राउंड है, उस पर कोई छाया नहीं होती, कोई परछाई नहीं होती। लेकिन अगर वहां कुछ खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, कोई चीज खड़ी है, तो उसकी परछाई या उसकी छाया आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए वो कह रहा है कि वॉकिंग हेयर 2 शैडोज वेंट अलोंग विद अस विच वी अवरसेल्व्स प्रोड्यूस्ड, जो हमने ही पैदा की थी वो 2 परछाइयां हमारे साथ बीत चुकी हैं, यानी कि 3 घंटों में 2 परछाइयां जा चुकी हैं। 3 घंटों से मतलब उसका 3 पार्ट्स ऑफ द डे। बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, वी डू दोज शैडोज ट्रेड। वो कह रहा है बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, वी डू दोज शैडोज ट्रेड। अब सन क्या है, वो सूरज है, परछाई तो सूरज पैदा करता है। सूरज अब बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है और हमने उस परछाई को क्या कर दिया है, लांग दिया है, ट्रेड कर दिया है, कुचल दिया। वो बात कर रहा है कि 2 लोग साथ में जा रहे हैं प्यारे बच्चों, उनकी परछाई है, ठीक है। 3 घंटों में 2 परछाइयां, उनकी परछाई है, यानी कि पहले सूर्य पीछे था, उनके 2 लवर्स हैं, सूर्य उनके पीछे था। मान लो 2 लवर्स वो जा रहे हैं, वो शैडो को एक्सप्लेन कर रहा है, शैडो का वो एग्जाम्पलीफाई करके, शैडो को एज अ एग्जाम्पल लेके बेटा वो लव को एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे कर रहा है, वो कह रहा है 2 शैडोज, यानी कि हमारी दोनों की शैडोज हमारे आगे थी, पहले हमारे आगे थी, यानी कि अभी प्यार की नई नई शुरुआत थी, प्यार की नई नई शुरुआत थी। तो जो शैडोज थी वो शैडोज को बता रहा है कि शैडोज, कंफ्यूजन को शैडोज कहा गया है। जो डर था, जो सीक्रेट्स थी, जो एक दूसरे से शिकायतें थी, ठीक है, जो एक दूसरे से वो शर्म हया थी, जो भी कुछ था 2 लवर्स के बीच में, उसको वो किसका नाम दे रहा है प्यारे बच्चों, शैडो का। जो कंफ्यूजन, जो आप कह लो कंप्लेक्शन, जो उनके बीच में सीक्रेट्स थे, उसको वो क्या नाम दे रहा है, शैडो का नाम दे रहा है। वो कह रहा है शुरुआत में वो शैडोज हमारे आगे थी, हमें दिख रहा था कि हमारे बीच में ये कंफ्यूजन है, हमारे बीच में ये सीक्रेट्स हैं, अभी रहने वाले, हम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे। लेकिन अब क्या कहता है, बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, वी डू दोज शैडोज ट्रेड, एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड
तो whilst our infant loves did grow, disguises did and shadows flow from us and our cares, but not now, 'tis not so. वो क्या कह रहा है कि पहले शैडोज हमारे आगे थी, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, बहुत सारे सीक्रेट्स थे जो अभी हमारे एक दूसरे के साथ थे, हमने शेयर नहीं किए। प्यार की शुरुआत थी। फिर क्या आता है, वो कहते हैं कि सूर्य बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब सर के ऊपर होता है तो छाया नहीं होती, यानी कि मान लो प्रकाश आपके सर के ऊपर है तो आपकी जो छाया है वो आपके पैरों के बिल्कुल नीचे होती है, इधर उधर आगे पीछे नहीं होती। ऐसा ही है ना, वो कहीं भी नहीं होती, बिल्कुल सर के नीचे, पैरों के नीचे होती है। तो वो कहता है जब सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर आता है तो हमने अपनी परछाई को कुचल दिया। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड। तो इसी बहादुरी के साथ, इसी जो स्वच्छता हुई, इसके साथ जो सफाई हुई, क्लियरनेस हुई, क्या हुआ, ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, वो सारी चीजों में कमी आ गई, सीक्रेट खुल गए, कंफ्यूजन खत्म हो गई, प्यार बढ़ गया। वो कह रहा है तो whilst our infant loves did grow, तो जो प्यार हमारा शुरू हुआ था, जब परछाई हमारे आगे थी, कंफ्यूजन्स थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, सीक्रेट्स थे, जो भी शेयर करने वाले थे, जो बातें अभी हमारे बीच में रह रही थी, एक दूसरे पर डाउट्स थे, डाउट क्लियर नहीं थे, वो जब सूर्य की परछाई सर पर आई, यानी कि सूर्य सर पर आया, परछाई पैरों के नीचे दब गई, तब क्या हुआ बेटा, तब हुआ कि इन्फेंट लव, जो शुरुआत हुई थी प्यार की, वो बढ़ गया, यानी कि प्यार हमारा बड़ा हो गया है, प्यार पक्का हो गया है। ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, वो चीजों में धीरे धीरे क्या आई है, कमी आई। डिस्गाइजेस डिड एंड शैडोज फ्लो, डिस्गाइजेस यानी कि वो जो छुपाई गई चीजें थी, वो जो द्वेष था, जो भी कमियां थी, एंड शैडोज फ्लो, वो सारी चीजें, वो परछाइयां, वो दुख, वो मिसअंडरस्टैंडिंग, सब क्या हो चुका है, वो एवरीथिंग हैज गॉन फार, वो सारा कुछ दूर जा चुका है। फ्रॉम अस एंड अवर केयर्स बट नॉट इज नॉट सो, वो अब हमें एक दूसरे में दिखाई नहीं देता। हम में अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम में अभी कोई सीक्रेट्स नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब हमारा जो लव है, वो प्यार है, वो बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज जो शैडोज थी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन की, उन्हें हमने कुचल दिया है। ठीक है, दैट लव हैज नॉट अटेन्ड द हाईएस्ट डिग्री विच स्टिल डिलीजेंट लेस्ट अदर्स सी। पहले वो कहता है हमारा प्यार ग्रो कर गया, ठीक है, लेकिन अभी कहते हैं दैट लव हैज नॉट अटेन्ड द हाईएस्ट डिग्री, प्यार ने अभी तक अपनी हाईएस्ट डिग्री को अटेंड नहीं किया है। कंफ्यूजन्स क्लियर हो चुके हैं, एवरीथिंग क्लियर है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री को अटेंड नहीं किया है। विच इज स्टिल डिलीजेंट लेस्ट अदर सी, डिलीजेंट यानी कि अभी जोर लगेगा, मेहनत आएगी, तो उसको अभी हाईएस्ट डिग्री को अटेन करने के लिए प्यारे बच्चों अभी और हमें मेहनत करनी पड़ेगी, प्यार को और पक्का करना पड़ेगा। लोग देख रहे हैं, लोगों की नजर में है हम। वो कह रहे जब शुरुआत थी प्यार की, तब हम लोगों की नजर में उतना नहीं थे, किसी को नहीं पता था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सिर्फ हमें पता था, कंफ्यूजन्स थी वो सिर्फ हमें पता था, सीक्रेट्स थे वो सिर्फ हमें पता था, अभी शेयर करने वाले रहते हैं, लोगों को नहीं पता था। लेकिन अब लोग हमें देख रहे हैं, हम लोगों की निगाह में हैं, तो अभी लव की हाईएस्ट डिग्री को अटेन करना, अभी प्राप्त करना अभी बाकी है। Accept our loves at this noon stay, accept our loves at this noon stay, we shall new shadows make the other way। जैसा कि हमारा प्यार और जैसे कि धूप, यानी कि नून, सूर्य बिल्कुल सर पर होता है, दोनों अपनी चरम सीमा पर हैं, दोनों चरम सीमा पर हैं, बिल्कुल कंप्लीट हैं। We shall new shadows make the other way, इसके बाद क्या होगा, अब हम नई परछाइयों को पैदा करेंगे। पहले परछाई कहां थी बेटा, सामने थी, दिख रहा था, कंफ्यूजन्स हैं, सीक्रेट्स हैं, अब बिल्कुल नून है, सूर्य सर के ऊपर है, तो लव भी वैसा ही है, भी उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब क्या है, अब आगे आगे चलेंगे धीरे धीरे,
नून के बाद क्या होगा, हम नई परछाइयां दूसरी तरफ पैदा करेंगे, यानी कि अब परछाइयां पीछे वाली साइड। एट द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड others these which come behind. As the first were made to blind others, these which come behind will work upon ourselves and blind our eyes. वही बात जो मैं अभी बोल चुका हूं कि जो पहले वाली थी वो दूसरों को अंधा कर रही थी, समझ रहे हैं, दूसरों को और हमें भी। सूर्य पीछे से था और परछाई आगे थी और वो दिख नहीं रहा। वो कमियां दूसरों को नहीं पता थी, हमें पता थी। अब क्या हुआ, अब परछाई पीछे चली गई है, तो इसका मतलब क्या, सूर्य कहां आ गया होगा, हमारे सामने। तो पहले लोगों को नहीं पता था, अब हमें नहीं पता है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या सीक्रेट्स हैं, लेकिन है, प्यार में कमी आई है। अब वो परछाइयां, वो सूर्य है, वो हमें अंधा कर रहा है। पहले लोग अंधे थे, अब हमें अंधा कर रहा है। दोबारा पढ़ो। As the first were made to blind others, these which come behind will work upon ourselves and blind our eyes. ये हमें अंधा करेंगी, हमारी आंखों को अंधा करेंगी, ये जो परछाइयां हमने पैदा कर दी। If our loves faint and westwardly decline, to me though falsely thine, and I to thee mine actions shall disguise. वो क्या कहता है कि अगर हमारा प्यार क्या होता है, फेंट करता है। फेंट होता है फीका पड़ जाना, किसी चीज का रंग फीका पड़ जाना, वैसे बेटा उसे फेंट होना कहते हैं। वो कहता है इफ अवर लव्स फेंट एंड वेस्टवार्डली डिक्लाइन। वेस्टवार्डली यानी कि इन इंग्लिश लैंग्वेज वेस्ट का मतलब वो डाउनफॉल को गिना जाता है, सैड या स्ट्रेस या डिप्रेशन को गिना जाता है, यानी कि बुरा इशारा करता है वेस्ट। तो वो कहता है कि इफ अवर लव्स फेंट एंड वेस्टवार्डली डिक्लाइन, हमारा प्यार फीका पड़ता है और कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है। टू मी दो फॉल्सली दाइन, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्यार है, उसमें कमी आएगी, कमजोरी आ जाएगी। एंड आई टू दी, और मेरी तरफ से जो तुम्हारे लिए है, माइन एक्शन शैल डिस्गाइज, जो मेरे एक्शंस रहेंगे, मेरे काम रहेंगे, उनमें क्या आना लग जाएगा, डिस्गाइज आने लग जाएगा, यानी कि सीक्रेट्स पैदा होने लग जाएंगे। मैं कुछ ना कुछ छिपाने लग जाऊंगा तुम्हारे से। एक लवर दूसरे लवर को कह रहा है कि जैसे जैसे परछाइयों की साइड चेंज हो जाएगी तो सीक्रेट्स दोबारा जन्म लेंगे, कंफ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दोबारा जन्म लेंगी, सीक्रेट्स फिर रखे जाएंगे। पहले सीक्रेट क्लियर हो गए थे एट द नून टाइम, बट अब फिर एक दूसरे से सीक्रेट्स रखे जाएंगे, बिकॉज लव फेंट। अगर लव फेंट होता है, वो कह रहा है अगर फेंट होता है, ठीक है। द मॉर्निंग शैडोज वेयर अवे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे। सुबह वाली परछाइयां तो चली गई, ठीक है, वेयर अवे, जा चुकी, बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, ये सारा दिन लंबी 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 और लंबी होती जा रही हैं, ये सारा दिन और लंबी होती जा रही हैं। बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट इफ लव डिके, लव्स डे इज शॉर्ट इफ लव डिके। अगर प्यार खत्म हो जाता है तो वो क्या कह रहा है, लव डिके यानी कम हो जाता है, तो प्यार का दिन थोड़ा सा, ये छोटा सा, तो प्यार की जिंदगी नहीं है। अगर प्यार ऐसे कम होने लग जाए तो इस तरह प्यार की जिंदगी है ही नहीं। लव इज द डे शॉर्ट। अब वो कह रहा है, चेंज कर रहा है बात, यानी कि सार निकाल रहा है, उसको कंपाइल कर रहा है। लव इज अ ग्रोइंग और फुल कांस्टेंट लाइट एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट। वो कहता है लव हमेशा ग्रो करने वाला है, प्यार हमेशा बढ़ता रहता है, प्यार कभी कम नहीं होता। कांस्टेंट लाइट और फुल कांस्टेंट लाइट, जैसे सूर्य की रोशनी कभी कम नहीं होती, उसी तरह एक निरंतर लगातार प्रकाशमान चीज की तरह ही प्यार है। अ फुल कांस्टेंट लाइट, लगातार जो लाइट जलती रहती है उसमें कोई कमी नहीं आती, उस तरह प्यार होता है। ऑलवेज ग्रोइंग, हमेशा बढ़ने वाला। एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट,
लेकिन अगर वो कम होना शुरू हो जाए, इफ द लव डिके लव फेंट, वो कह रहा है ना, सॉरी, द लव्स डे शॉर्ट इफ लव डिके, अगर कम होता है तो खत्म होता है ना। तो इसी लास्ट लाइन में भी यही मीनिंग है कि एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट, आफ्टरनून के बाद जो उसका समय है प्यार का, यानी कि जब परछाइयां पीछे आ जाएं, सीक्रेट्स मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा जन्म ले ले, तो इज नाइट, तब प्यार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके लिए अंधेरा आ जाता है, तब दोबारा प्यार के लिए कोई जगह नहीं होती। So look how beautifully John Donne has compared shadows with love. It's a beautiful example of metaphysical poetry. तो आप इसको दोबारा से पढ़ें, वीडियोस दोबारा देखें, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें बेटा जो क्वेश्चन आंसर है वो कह रहा है What does shadows mean in this point? Shadows का मतलब क्या है? Shadows mean secrets, confusions, misunderstandings. Next question है, we do those shadows tread. What does this line symbolize? वो कहता है कि हम परछाई को कुचल देते हैं। इसका मतलब यही है कि प्यार हाईएस्ट पीक पर हो जाता है, उन सीक्रेट्स को, मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर दिया गया है। What do you understand by disguise? डिस्गाइज का मतलब होता है बेटा छिपाना, कि सीक्रेट्स दोबारा जन्म लेने लगे हैं। हाउ विल द शैडोज ब्लाइंड द आईज? शैडोज आंखों को अंधा कैसे कर देती हैं? बिकॉज अभी एक दूसरे के सीक्रेट और कंफ्यूजन नजर नहीं आ रहे हैं। इस तरह द मॉर्निंग शैडोज वियर अवे, व्हाट डज मॉर्निंग शैडोज रेफर टू? मॉर्निंग शैडोज रेफर टू द स्टार्टिंग कंफ्यूजन्स, सीक्रेट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग which were due to not clearing to each other. वो एक दूसरे से क्लियर नहीं थे, यानी कि एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, because it was just a beginning of love. तो मॉर्निंग शैडोज रेफर कर रही हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कंफ्यूजन बिफोर द क्लियरेंस या बिफोर द अंडरस्टैंडिंग। भी अभी तक प्यार अपने हाईएस्ट पीक पर नहीं पहुंचा था, उससे पहले वाली जो कंफ्यूजन सीक्रेट्स थी वो मॉर्निंग शैडोज है। तो इस तरह अपने सारी पोएम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा उसी वीडियो को दोबारा ध्यान से देखें। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।